आप जानते हैं STP, SIP, लमसम और स्विचिंग। मुझे लगता है कि ज्यादातर समय लोगों को नहीं करना चाहिए। एक बार जब आप किसी जर्नी का निर्णय ले लें, केवल वही समय जब आपको चीजों को देखना चाहिए वह है जब आपके गोल्स बदलें। आप जानते हैं आपके हॉरिजन्स बदलते हैं, आपके कैश फ्लोज बदलते हैं। ये सभी समय हैं जब आपको चीजों को देखना पड़ेगा और शायद कोर्स करेक्शन करना पड़े। अन्यथा आप जानते हैं केवल इसलिए कि कोई चीज थोड़े समय के लिए ठीक नहीं कर रही, ये बदलने का कारण नहीं है। हेलो और स्वागत है मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में। ये एक एजुकेशन सीरीज है जहां हम आपको भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को आकार देने वाले नेताओं की पावरफुल इनसाइट्स देते हैं। आज हमारे साथ हैं इंडस्ट्री वेटरन श्री मधु नायर, यूनियन म्यूचुअल फंड के CEO। श्री नायर का करियर 26 वर्षों से अधिक का प्रभावशाली अनुभव रहा है और उन्होंने HSBC और इन्वेस्को जैसी प्रमुख कंपनियों में काम किया है। यूनियन म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सरशिप भारत के सबसे प्रसिद्ध पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और 100 से अधिक साल पुरानी जापानीज कंपनी डाइची लाइफ द्वारा किया जाता है। इस एपिसोड में हम कम एक्सप्लोर किए गए कॉन्सेप्ट्स जैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने, यूनियन म्यूचुअल फंड के ऑफरिंग्स, भारत का इकोनॉमिक आउटलुक और भविष्य की 3 हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज पर चर्चा करेंगे। हाय मधु, आज मनी टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करुण्या, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये मेरा सौभाग्य है। तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पिक्चर यानी इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं। यह 2030 तक कैसा आकार लेने वाला है, हम इस डेकेड को कैसे एंड करने वाले हैं। 2030 के बारे में पूछने के लिए बहुत धन्यवाद। आमतौर पर जब मैं मिलता हूँ लोग बात करते हैं कि अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में क्या होने वाला है। तो मुश्किल है, आप जानते हैं हम फॉर्चून टेलर्स नहीं हैं। अपने अनुभव के साथ हम कोशिश करते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि एक्सट्रापोलेट करें, ये सही शब्द नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। चीजें इसी तरह होने वाली हैं। लेकिन आपके सवाल पर वापस आते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। तो और इसमें कुछ नया नहीं है अगर आप हिस्ट्री को देखें, क्योंकि इसे समझने से पहले हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं स्टॉक मार्केट्स, और जब आप US, जापान, चाइना जैसे देशों को देखें, हर जगह एक सुपर साइकिल रहा है। जनरली सुपर साइकिल्स आमतौर पर 20 से 40 साल तक चलते हैं। परिस्थितियों के अनुसार आप जानते हैं कि वे सुपर साइकिल के दौरान कैसे चलते हैं और देश कैसे प्रोग्रेस करता है। मुझे लगता है कि ये इंडिया का समय है और ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू हुआ है। यह शुरू हुआ मेरी समझ में लगभग 20 साल पहले, और इसलिए मैं अपनी किस्मत का धन्यवाद करता हूं। आपने उस समय शुरुआत की जब मैक्रो इकोनॉमी की कहानी वास्तव में शुरू हुई। तो आप थे सही समय पर सही जगह पर। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसका कोई श्रेय मुझे नहीं जाता। और इसी तरह पूरी उस जनरेशन को फायदा होता है और शायद अगली 2 जनरेशन्स को भी। तो वापस आते हुए मुझे लगता है 20 साल पहले ही निकल चुके हैं, लेकिन अगले 20 साल और भी मजबूत होने वाले हैं। तो बस ऐसे सोचिए, आप जानते हैं आपने वास्तव में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में इतने साल लगाए और अब हम 4 ट्रिलियन पर हैं। पिछले जो भी आप जानते हैं 5, 7, 10 सालों में, और यह 4 से 25, 2047 तक विकसित भारत का आउटलाइन यहाँ या वहाँ इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा एनालिसिस पढ़ते हैं और कौन से प्रोजेक्शंस करते हैं। इंडिया कहीं भी 25, 30, 25 ट्रिलियन इकोनॉमी के बीच होगा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं 100 ट्रिलियन से। तो मुझे लगता है कि ट्रेजेक्टरी बहुत बहुत मजबूत दिख रही है। और दूसरी बात यह है, आप जानते हैं कि दुनिया भर में कुछ पॉकेट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन हम एक छोटा देश नहीं है। साइज ही इसे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। तो इसे एक एलिफेंट से तुलना करें जो शायद आप जानते हैं अच्छी स्पीड से दौड़ सकता है। इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव दिख रहा है और मुझे लगता है कि स्टार्स अलाइंड है। तो जब आप देखें, बस देश को एक कंपनी सोचें और बैलेंस शीट्स को देखें, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बैलेंस शीट बहुत ठीक दिख रहा है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बहुत बहुत ठीक दिख रहा है, घरेलू बैलेंस शीट फिर भी हम वास्तव में लेवरेज नहीं है। तो बहुत सारी वेस्टर्न इकोनॉमिक्स आदि के अनलाइक है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास सभी इंग्रेडिएंट्स हैं।
हम हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल से निकल रहे हैं और शायद अगले कुछ सालों में लो इंटरेस्ट रेट साइकिल में आ रहे हैं, लो इन्फ्लेशन के साथ। और दुनिया की तुलना में मॉडरेट से बेहतर ग्रोथ के साथ मुझे लगता है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सब कुछ सामान्यतः ठीक दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब नेसेसरीली ये नहीं कि ये हर समय स्टॉक मार्केट्स में डायरेक्टली ट्रांसलेट होगा। कुछ फेजेस होंगे, ब्रॉडली समय के साथ ये अलाइन होना चाहिए। और ये वह पीरियड है जिसमें अगर इन्वेस्टर्स बने रहें, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उन पर निर्भर करता है, आप जानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि रिटर्न्स प्रोपोर्शनल होते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर के अनुसार और कुछ नहीं। तो अगर वे बने रहें तो मुझे लगता है कि मार्केट्स आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, जो मैं कह सकता हूं ये लोगों के लिए एक इंटरजेनरेशनल वेल्थ क्रिएशन का अवसर हो सकता है। कमाल है। और यहाँ से आपने शुरुआत कर दी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नोट पर। तो आप रिसर्च के ढेर पर बैठे हैं। बिल्कुल, आप अपने एक्सपीरियंस और सभी नो हाउ के आधार पर बात कर रहे हैं जो आपके पास है। अब इस दशक के पिछले 5 सालों में जैसे ही हम 2026 में कदम रखते हैं 2030 की ओर, बड़े ड्राइवर्स, बड़े सेक्टर्स कौन से होंगे जिन्हें देखना चाहिए? वह वास्तव में उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को प्रोपेल करेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। आप जानते हैं समय समय पर कौन से सेक्टर्स प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं और उनके साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो इसमें 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से को एड्रेस करें और फिर दूसरे हिस्से में जाएं। पहला हिस्सा इकोनॉमिक स्टोरी और सेक्टर्स कैसे दिख रहे हैं उस पर है। तो मुझे लगता है कि इंडिया हर तरफ से ग्रोथ देख रहा है, तो इससे फंड मैनेजर्स के लिए और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको वास्तव में करना होगा, प्रत्येक सेगमेंट में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होगी। मैं इसे और आगे डिसेक्ट करूंगा। तो उदाहरण के लिए, जब आप हमारे जीडीपी को डिसेक्ट करते हैं, आप सभी जानते हैं कि यह मुख्य रूप से कंजम्पशन द्वारा ड्राइव होता है। जीडीपी का 60 से 65% लगभग वही होगा जो आप जोड़ना चाहें, प्राइवेट कंजम्पशन और साथ में गवर्नमेंट कंजम्पशन भी। और फिर आपके पास इसका मैन्युफैक्चरिंग हिस्सा है, फिर आपके पास एक्सपोर्ट स्टोरी आदि है, लेकिन मुख्य रूप से कंजम्पशन द्वारा ड्राइव किया गया है और पिछले 5-7 साल कंजम्पशन के लिए खास अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक कारण है। जब आप इस गवर्नमेंट को देखें, आप जानते हैं जब ये गवर्नमेंट 2014 में पावर में आई तो पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर था। अगर आप सभी इनिशिएटिव्स को देखें, आप जानते हैं आप पैसे को गवर्नमेंट बैलेंस शीट में लेते हैं और फिर वहां से खर्च करते हैं, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। और शायद ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक तरीका है। लेकिन अब पिछले साल से हुए शिफ्ट को देखें, मुझे लगता है कि ये एक बहुत कॉन्शियस शिफ्ट है। ये शुरू हुआ टैक्स रिलीफ या टैक्स कट से, जिसमें 12 लाख तक की एग्जेम्पशन ली गई, और फिर जीएसटी की बात आई। फिर अब हम बात कर रहे हैं एड पे कमीशन की, और लोअर इंटरेस्ट रेट्स और अच्छे मॉनसून के साथ मेरा अनुमान है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। करंट कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए इंग्रेडिएंट्स तो कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन अगर आप इस कंजम्पशन को अगले ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं तो कुछ टेक्टोनिक शिफ्ट होना चाहिए। तो यूनियन म्यूचुअल फंड नए ट्रेंड्स को रीशेप, अनलर्न और फिर रीलर्न कैसे कर रहा है? आप कौन सी, आप जानते हैं, एक्साइटिंग सर्विसेज दे रहे हैं जो ब्रेड एंड बटर से आगे हैं, चाहे ये फंड ऑफ हो या सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स आदि? इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है कि पहले मैं थोड़ा बताऊं कि हम क्या हैं। मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स हमें समझना चाहते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि हमारा डीएनए क्या है और हम जो करते हैं उसे क्यों करते हैं। यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और हम यूनियन बैंक के बीच एक जॉइंट वेंचर है जो कि सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से एक है, और दाइची जो जापान में आधारित सबसे बड़े इंश्योरेंस और एसेट मैनेजर्स में से एक है। और यही हम एक ब्रिज की तरह काम करना चाहते हैं। इस इंडिया की ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी को मैं कहूंगा अगले 15-20 सालों के लिए अमृत काल को कैसे कन्वर्ट किया जाए और किस तरह इसे इंडियन हाउस होल्ड्स के बेनिफिट्स में बदलना, उनकी वेल्थ क्रिएशन के जरिए। तो यही हम करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हैं जिन्हें अच्छी तरह मैनेज किया जाएगा। यही हम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट टीम तैयार करने में अपनी पूरी एफर्ट्स लगाते हैं, और उन तक पहुंचना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी जब आप म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन को देखते हैं तो ये हमारे पास बहुत ही कम है। 5 करोड़ इन्वेस्टर्स जो आसानी से, आप जानते हैं, अगले 10-12 सालों में 25 करोड़ हो सकते हैं। और जब आप पर कैपिटा AUM पर हाउस होल्ड नाम के मेट्रिक को देखते हैं तो वह बहुत बहुत कम है,
और वह भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो यह इंडिया के अमृत काल को हाउस होल्ड अमृत काल में कन्वर्ट करने का एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है और यही हम खुद को पोजीशन करना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना और लोगों तक पहुंचना इससे यह सुनिश्चित नहीं होगा, क्योंकि लोग पैसा नहीं बनाएंगे या वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे अगर वे इस पूरी जर्नी में बने नहीं रहते। इसीलिए उन्हें हैंडल करना और उनसे कम्युनिकेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स लॉन्च करना और उन्हें वह इन्वेस्टर एक्सपीरियंस देना ताकि वे इस जर्नी में बने रह सकें, यही हमारी फोकस्ड है। अब वापस आते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स। हाँ, जहां मैं कहूंगा हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रॉब्लम क्या है और हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं। हाँ, कन्वर्शन और के जरिए और उसके लिए एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हुए। तो हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को, आप जानते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स कहते हैं, क्योंकि हमारे सभी प्रोडक्ट्स किसी ना किसी सॉल्यूशन में फिट होते हैं। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस कुछ बहुत बहुत पर्सनल होता है और फाइनेंस को देखने पर हर व्यक्ति के अंत में एक प्रॉब्लम होती है और हमारे उत्पाद समाधान के रूप में अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन सेबी पार्लेंस से जब आपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड के बारे में पूछा, हाँ, हम इसके बारे में काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि यह जो करता है वह इन्वेस्टर से पूरी इमोशनल बायसनेस को हटा देता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए, हमारे पास रिटायरमेंट फंड है, हमारे पास चिल्ड्रंस फंड है, तो आप वास्तव में इसके साथ एक गोल जोड़ रहे हैं और जब आप गोल जोड़ते हैं तो आपका फोकस गोल पर होता है, न कि आप जानते हैं कि अपने व्यवसाय पर आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो जैसे ही आप इसे देखते हैं, मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है, ये तय है। लेकिन अगर आप गोल पर देख रहे हैं और आखिरकार यही पर्पस है ना, गोल, अगर आपके पास एक लक्ष्य है और अगर आपने उसे हासिल कर लिया तो आपका काम हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको 13% मिलता है या 12% या 14%। लेकिन जैसे ही आप तुलना करना शुरू करते हैं, मेरे पास 12 है, मेरे पड़ोसी के पास 14 है, तो ये डिजास्टर बन जाएगा। यही सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की भूमिका आती है, क्योंकि वे सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं और आपको, आप जानते हैं, उस जर्नी की ओर एक हॉट स्प्रिंग देता है। इसलिए मुझे ये पसंद है, तो हम इनमें से कई लॉन्च कर रहे हैं। फंड ऑफ फंड्स एक और एक्साइटिंग ऑफर है। हम इसके बारे में शो के दौरान बात करेंगे, लेकिन यह फिर से इन्वेस्टर की इमोशनल बायसेस को हटा देता है, क्योंकि आप इसे एसेट मैनेजर को काम करने के लिए देते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। अब मैं फंड ऑफ फंड्स पर वापस आना चाहती हूँ। आपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स समझा दिए, लेकिन फंड ऑफ फंड्स के बारे में क्या, और वे रेगुलर म्यूचुअल फंड से क्यों बेटर या डिफरेंट हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि हम 20 साल पहले अर्ली थे और फंड ऑफ फंड्स को इंडस्ट्री के रूप में लॉन्च किया, लेकिन टैक्सेशन इश्यूज के कारण ये कभी पॉपुलराइज नहीं हो पाया। जब आप ग्लोबल मार्केट्स में जाते हैं, आप जानते हैं, फंड ऑफ फंड्स को वे रैपर्स कहते हैं, आप जानते हैं, मल्टी मैनेजर्स, रैपर्स, आप जानते हैं, एक प्रोडक्ट जो अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करेगा और आपको एक सिंगल कन्वीनियंट तरह की ओवरऑल होल्डिंग देता है। वरना जब आप लोगों को देखें तो वे 100 म्यूचुअल फंड्स, 50 म्यूचुअल फंड्स, ये सब अपनी होल्ड करेंगे और ओवर डाइवर्सिफिकेशन वास्तव में पोर्टफोलियो के फाइनल रिटर्न्स के लिए कुछ मतलब नहीं रखता, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये बस, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक ऑप्टिमल लेवल होता है और एक पॉइंट के बाद ये बस डिस्टर्ब हो जाता है। तो फंड टू फंड एक शानदार कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशंस को बंडल करने के लिए, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इंडस्ट्री में नए हैं, और मुझे लगता है कि ये सभी पर लागू होता है, आप जानते हैं, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो में 5 फंड्स रखने के बजाय क्यों ना एक मैनेजर के साथ रहें और उसे पूरी चीज सेलेक्ट करने दें। दूसरी बात, मुझे लगता है कि टैक्सेशन एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जब आप किसी फंड या फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का हिस्सा है और ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम एक ट्रस्ट है ना। और ये जो करता है वह ये है कि जब भी हम कोई बाय और सेल करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हों या बीच में फंड्स हों, हम कोई टैक्स नहीं देते। तो अगर कोई इन्वेस्टर, उदाहरण के लिए आपने 5 फंड्स में इन्वेस्ट किया और आप एक फंड से दूसरे फंड में मूव करते हैं, तो आप, जब म्यूचुअल फंड ये करता है तो आप टैक्स देंगे, लेकिन अंदर कोई टैक्स नहीं है। तो ये फिर से, आप जानते हैं, एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है और मुख्य रूप से ये कन्वीनियंस है और आप जानते हैं, एक्सपर्ट्स आपके पूरे फंड पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फंड ऑफ फंड्स का अपना मेरिट है और कॉस्ट पर्सपेक्टिव से भी आप जानते हैं, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ आप लो कॉस्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे कॉस्ट कम होती है।
तो ये सब मदद करता है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर को इसे एक कंप्लीट पोर्टफोलियो के रूप में देखना चाहिए, बजाय इसके कि वह एक फंड को दूसरे फंड से कंपेयर करे से, क्योंकि ये एक गलती है जो लोग करेंगे, क्योंकि कुछ पीरियड्स में कुछ फंड्स अच्छा करेंगे, कोई पीछे रह जाएगा और फिर आप उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, आप जानते हैं, जो अच्छा नहीं कर रही हैं और दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपनी कार की लेन ट्रैफिक सिग्नल पे बदल रहे हो और अंत में आप जानते हैं आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज फंड ऑफ फंड्स के साथ भी हो सकती है, क्योंकि कुछ समय पर ये आपके पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक कलेक्टिव पोर्टफोलियो है, लेकिन यही लोग बने रहने की जरूरत होती है। लेकिन जबरदस्त फायदे हैं जो कि बहुत बहुत मुश्किल हैं। आपने सच में अगले सवाल में सिगुएट कर दिया है। जो मैं आपसे पूछने वाली थी वह स्विचिंग और फंड्स को मूव करने के बारे में है। लेकिन ये नहीं करता सच में। कब इसे करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर से जैसे आपने कहा ये बहुत पर्सनल है ना। वन साइज फिट्स ऑल तब काम नहीं करता जब आप इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के साथ काम कर रहे हो। मान लीजिए कि इस इन्वेस्टर ने मार्केट में एंट्री की है और आप जानते हैं कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किया है। कब ये सही समय है कि आप फिर से देखें कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है और फिर शायद स्विच करें, क्योंकि एसटीपी भी एक चीज है ना, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो आप इसे कब डिप्लॉय करें, या अगर करें तो क्या इसे कॉम्बिनेशन में करना चाहिए, क्या काम करता है? तो मैं तीनों पॉइंट्स पर आऊंगा, एसटीपी, एसआईपी, लंप सम और स्विचिंग। मुझे लगता है कि आप जानते हैं ज्यादातर समय लोगों को ये नहीं करना चाहिए। एक बार जब आप किसी जर्नी पे फैसला कर लेते हैं तो चीजों को देखने का समय तब होता है जब आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। गोल्स बदलते हैं, आपके हॉरिजॉन्स बदलते हैं, आपके कैश फ्लोज बदलते हैं। यही वे समय होते हैं जब आपको चीजों को देखना पड़ेगा और कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। वरना सिर्फ इसलिए कि कोई चीज थोड़े समय के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वह चेंज करने का रीजन नहीं है, या सिर्फ इसलिए कि कोई चीज बेहतर दे रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पिछले कुछ वर्षों में सोने ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, लेकिन क्या यह सही है? गोल्ड को एक एसेट क्लास के रूप में बहुत ज्यादा हाई पर ले जाना, आप जानते हैं, शायद अंत में डिजास्टर में बदल सकता है। लेकिन गोल्ड का पोर्टफोलियो में एक एलोकेशन होना चाहिए। हाँ, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहती है कि 18% से ज्यादा गोल्ड किसी पर्पस को सर्व नहीं करता। लेकिन हाँ, किसी समय पर, खासकर पिछले 20 सालों में, जिन लोगों ने पोर्टफोलियो को गोल्ड हैवी बनाया होगा वे पीछे रह गए होंगे, क्योंकि गोल्ड ने पिछले 10 सालों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उससे पहले के आखिरी 5-7 सालों को छोड़कर, तो जाहिर है वहां कमी महसूस होती। तो आपको पहले गोल्ड का वह 18% एलोकेशन हासिल करना चाहिए। तो आप जानते हैं जब तक आपके गोल्स नहीं बदलते, आपकी एसेट एलोकेशन में कुछ बदलाव की जरूरत नहीं होती, या आपके कैश फ्लोज नहीं बदलते। यही रीजन होना चाहिए। शायद थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहते हैं। और अगर और जब कोई ऐसा करता है, एक समय का एसटीपी या कॉम्बिनेशन, क्या होना चाहिए अप्रोच? यह एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो मुझे लगता है कि वेल्थ कैसे बनाएं, मुझे लगता है कि एसआईपी एक टाइम टेस्टेड तरीका है। और एसआईपी क्यों है? क्योंकि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा लंप सम नहीं है, तो शायद आपको रेगुलर बेसिस पर कैश फ्लोज मिल रहे हैं। तो आप वेल्थ कैसे बनाते हैं? मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, क्योंकि ये वही है जो एसआईपी करती है। ये वास्तव में जो वॉरेन बफेट करता है, आप जानते हैं, बाय लो स्ट्रैटेजी, यही एक तरीका है और यही एसआईपी करती है। हर बार जब मार्केट गिरता है तो ये और अधिक यूनिट्स सिस्टमैटिकली खरीदती है। तो आपको वास्तव में उस पूरे डाउन साइकिल से गुजरना पड़ता है। यही एसआईपी की ब्रिलियंट बात है, लेकिन आपको बने रहना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआईपी के पहले 5 सालों में आपका कंट्रीब्यूशन 80-90% होगा। मार्केट सिर्फ 10% हो सकता है, लेकिन 20 साल के अंत में मुझे लगता है कि ज्यादातर समय हमने देखा है कि टोटल वेल्थ का 80-90% मार्केट से बनता है और सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन से। तो एसआईपी उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग तरीका है जिनके कैश फ्लो स्टैगर्ड हैं। अब एसआईपी और लंप सम एक बहुत क्लासिक डिबेट है। यहीं पर यूनियन में हमारी फंडामेंटल फिलॉसफी है फेयर वैल्यू स्पेक्ट्रम। हम फेयर वैल्यू को बहुत करीब से देखते हैं, और यही मैंने कहा बातचीत के शुरुआती हिस्से में ही। आखिरकार रिटर्न्स सीधे उस वैल्यूएशन के प्रोपोर्शनल होते हैं जिस पर आप एंटर करते हैं। तो हम क्या देखते हैं? हम वैल्यू के 5 जोन्स देखते हैं, जो वेरी अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव, फेयर वैल्यू, एक्सपेंसिव और वेरी एक्सपेंसिव तक होते हैं। ये मार्केट्स की 5 रेंजेस हैं, और आप किसी भी समय मार्केट्स को इन 5 रेंजेस में से किसी में भी पाएंगे। तो हमने इन्वेस्टर जर्नी के बारे में विस्तार से बात की है।
आइए आपकी जर्नी और करियर के बारे में भी बात करें। ये वाकई इंस्पायरिंग रहा है। हमने देखा है कि आप जानते हैं BFSI स्पेस में कई बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े रहे हैं। तो क्या चीज़ आपके करियर को शेप करती है? और अगर आप एक टर्निंग पॉइंट की बात करना चाहें जो इसे डिफाइन करे या सबको जोड़ता हो? तो मुझे लगता है कि कोई एक टर्निंग पॉइंट नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छा समय पर शुरुआत की। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि लक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 1998 और 2000 में शुरुआत करते हैं, यहीं से कहानी वास्तव में अनफोल्ड होना शुरू हुई। लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन थी? नहीं। तो ये अपने ही जायरेशन से गुजरा है। मैंने कुछ मार्केट साइकिल्स देखे हैं और हर मार्केट साइकिल वास्तव में आपको एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन सिखाता है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने शुरुआत की, आईटी बूम में था और हमारे पास इंडस्ट्री में आईटी फंड्स होते थे और मार्केट में न्यूकमर के रूप में मैंने भी मिस्टेक्स की हैं। आप जानते हैं, क्योंकि आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपके पास इतना डेटा होता है कि इसे कैसे देखें और पास्ट साइकिल्स को समझे बिना आप टेंडेंसी रखते हैं, आप जानते हैं ओवरबोर्ड जाने की। और ये 2000 में आईटी के साथ हुआ और फिर आपने आईटी डिबाकल देखा। और फिर वही समय होता है जब आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ का एक्सेस आखिरकार समस्याओं की ओर ले जाता है। तो ये सभी कुछ लर्निंग्स हैं। लेकिन ब्रॉडली अगर आप पूछें तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, जो है मान लीजिए कुथारी। पायोनियर पहला स्टार्टअप था, क्योंकि मुझे लगता है कि आज ये स्टार्टअप्स का युग है और क्योंकि हमने इसे शुरू किया था और ये पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड था। और वहाँ मुझे लगता है कि इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पहले से ही वेस्टर्न देशों में बड़ी थी और हम वास्तव में, आप जानते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को इंडिया में ला रहे थे। सोडिया पे जानते हैं, उस समय हर चीज इनोवेशन थी। फिर आपने वास्तव में ये कोटक के साथ किया। कोटक फिर से वैल्यू फॉर मनी के साथ बिजनेसेस कैसे बिल्ड करें, आप जानते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइट बैलेंस शीट के साथ मैं कहूंगा, और बिजनेस को बिल्ड करके स्केल अप किया। फिर रिलीजर को बिल्ड किया, जो अंत में इन्वेस्को में चला गया और इन्वेस्को बन गया। और ये एक एंटरप्रेन्योरियल तरह की जर्नी थी, क्योंकि आप एक नए ब्रांड को बिल्ड करने में लगे थे और इसका मतलब ये था कि आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी पर स्टेक था, बजाय इसके कि आप बड़े ब्रांड्स को मार्केट करें और आप कैसे कोई गलती ना करना और फिड्यूशियरी जिम्मेदारी निभाना। तो यही हमने इन्वेस्को में किया। फिर HSBC का अनुभव बिल्कुल अलग था, क्योंकि एक वैश्विक दिग्गज भारतीय एसेट मैनेजमेंट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम बिल्ड कर पाए ग्लोबली सहयोग करके, और इस चीज के साथ भी तो कई तरह की चीजें थीं। और फिर आखिरकार यूनियन म्यूचुअल के CEO के रूप में टेक ओवर करना, ये एक शानदार अवसर था। यहीं पर सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशंस में सभी अनुभव आखिरकार कल्मिनेट होते हैं और फिर कुछ ऐसा करने का मौका मिलता है जो करीब से, मैं कहूँगा, दिल के करीब मिशन जैसा हो। क्योंकि आखिरकार, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, ये देखना अच्छा है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। शायद कुछ लोग, हम सभी पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कलेक्टिवली, लेकिन अगर ये सबको शामिल करके मीनिंगफुली ट्रांसलेट नहीं होता तो इसका कोई मतलब नहीं है। और यहीं पर यूनियन म्यूचुअल फंड एक बड़ा रोल निभा सकता है। कैसे सबसे कमजोर हाउस होल्ड्स तक भी इफेक्टिवली पहुंचना और उनके लिए कुछ वेल्थ क्रिएट करना और उन्हें इस इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बेनिफिशियरीज बनाना, ये बहुत बहुत ट्रूली फुलफिलिंग होगा। ग्रेट, इस नोट पे इसे रैप अप करना चाहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा, धन्यवाद। यही था इस एपिसोड का मार्केट पिलर्स अनकवर्ड। ऐसे और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए मनी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें इंडियाज लीडिंग मार्केट वॉइसेस के साथ। अगले बार तक स्मार्ट इन्वेस्ट करें और इन्फॉर्म्ड रहें।